मैट्रिक सेंट्रल मार्क स्कूल लोअरमाल से किया। सर भुट्टा साहब, अगर ये मुल्क होगा तो ये पार्टीज और मेरी और आप सबकी इज्जत है ना जी। मेरी ज़िंदगी की अब लास्ट ख्वाहिश ये है कि बसीरपुर तहसील बने, और ये तहसील बनने और ये मेरिट पे है। फंड्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से कि फरवरी से एक दिन भी इलेक्शन आगे ना जाए, और अब मुल्क का तकाजा भी यही है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। दीपालपुर बसीरपुर रोड का एक एक इंच का सर्वे मैंने खुद साथ चल के करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टॉक ऑफ द डे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैर खुर्शीद भुट्टा। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्चर साहब, जो कि हल्का पीपी 187 बसीरपुर के 3 दफ़ा MP रह चुके हैं। तो आइए आज उनसे जानते हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। इसी के साथ हम उनकी जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके बारे में इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। भुट्टा साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर आप सुनाए, आपकी तरफ? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, आप अपनी कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आए और हमें ऑनर दी ताकि आपके ज़रिए आपसे भी गपशप हो सके और पब्लिक से भी बातचीत हो सके। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप हमें अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कैसे आप ये सियासत की तरफ आए? अब भुट्टा साहब, गुजारिश है कि मैंने मैट्रिक सेंट्रल मार्क स्कूल लोअरमाल से किया। उस वक्त जो सेंट्रल मार्क स्कूल लोअरमाल था वो पंजाब के नंबर 1 स्कूल में शामिल था। अच्छा। ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ आपसे, यानी 92 में मैंने मैट्रिक किया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने ग्रेजुएशन की। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया, यानी ग्रेजुएशन और लॉ करने के बाद मैं फिर वकालत के शोबे में आ गया। तो अभी 1.5 साल ही प्रैक्टिस की थी, 2 साल। तो 2002 में फिर जनरल इलेक्शन आ गया, तो बस उसके बाद फिर पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट हो गई, और जो अभी तक अल्लाह के फजल करम से चल रही है। आपके वालिद साहब भी एक नामवर वकील थे, आपने भी वकालत की डिग्री हासिल की, तो आप वकालत से सियासत की तरफ क्यों आए? अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए, मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब था कि भी मैं एक अच्छा एडवोकेट बनूं। तो मेरा सियासत एक शौक़ था, क्योंकि कॉलेज लाइफ में भी एक्टिविटीज़ इस तरह की रही हैं कि भी पॉलिटिक्स के मुतालिक एक इंटरेस्ट था। लेकिन फिर 2002 में हालात ऐसे बने कि मुझे ये सियासत में आना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ठीक है, अभी वो प्रैक्टिस वाला काम या वकालत वाला काम नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक अच्छा रास्ता दे दिया जिस पे मैं दिल लगी से अपना काम कर रहा हूँ। यानी आपको वकालत से इसमें भी काफी मजा आ रहा है? नहीं, वकालत वो तो एक प्रोफेशन है ना जी, तो सियासत प्रोफेशन नहीं है। उसमें तो कुछ चीज़ आपके पास आती है, यानी आप अर्न करते हैं, आपको पैसा मिलता है, फेम मिलता है। इसमें आपकी जेब से जाते हैं, अपने पास से भी आपको तो अपने लगा आप जाते हैं। लगाने पड़ते हैं। तो इस वजह से ये अच्छा है, एक राहत है, पब्लिक है, आप लोगों के कोशिश करते हैं आसानियाँ पैदा करने के लिए, तो दुआएं मिलती हैं आपको। मैं ठीक है, बस अभी अच्छे तरीके से कंफर्टेबल वो कहते हैं जोन में है पॉलिटिक्स के। जब आपने सियासी करियर का आगाज किया 2002 में, तो आपने एक आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और आपके मुकाबले में उस वक्त के जो सबसे पॉपुलर लीडर वो थे। तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था सबसे पहले इलेक्शन में आपको? मैंने 2002 का पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया था भुट्टा साहब, और एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैंने कंटेस्ट किया था। मेरे साथ को जो हमने जिनसे मिल के किया था वो मियां मंजूर वट्टू साहब की बेटी थी, उनके साथ मिल के हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो अल्लाह ने मुझे भी कामयाबी दी, उनको भी कामयाबी दी। उस वक्त मेरे मद्दे मुकाबल हमारे यहाँ पे इलाके की एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, उजरे वाले पीर कहते हैं, रज़ा अली गिलानी साहब थे। बट हल्के के दोस्तों ने, यहाँ की माओ बहनों ने उन्होंने एतमाद किया, और मुझे ये एज़ाज़ है कि मैं पंजाब असम्बली की तारीख का सबसे कम उम्र तरीन MPA 2002 में मुंतखब हुआ। 2008 का इलेक्शन में लूज कर गया। वो भी आप आज़ादी हैसियत से मैंने लड़े एज थे? अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो कंटेस्ट किया। फिर मैंने फौरी तौर पे 2009 में मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। फिर 2013 का इलेक्शन मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कंटेस्ट किया।
और 2018 का इलेक्शन भी मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कंटेस्ट किया, और आइंदा भी मेरी जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ही। अच्छा सर, आपको तकरीबन अब 20 साल हो चुके सियासत में। इससे पहले भी ज़ाहिर सी बात है, आप सियासत में आपको इंटरेस्ट था तो आप सियासत में आए थे। तो कौन सा ऐसा सियासी लीडर जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? हमारी फैमिली में जो मेरे बुजुर्ग थे, यानी यहाँ पे मियाँ गुलाम रसूल साहब थे, मीना तारक सईद अफर साहब थे, हाजी अमानत साहब थे, मेरे फैमिलीज के, वो लोकल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स करते थे। मेरे फादर, मेरे दादा, वो यानी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं थे। फिर बस ये एक रास्ता अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया, तो वो पॉलिटिक्स में आ गए। अगर देखा जाए तो एज अ पॉलिटिकल लीडर मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। मुझे उन्होंने जो उनकी एज अ सियासी लीडर उनका करैक्टर है, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए रहनुमाई है। हम जैसे न्यू कमर्स के लिए भी है। अभी तो चले 3 और 4 इलेक्शन के बाद पुराने हो गए, जो नए आना चाहते हैं तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब की लाइफ को स्टडी करें, वो बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर है। अच्छा, अब आपके हल्के के बारे में अगर बात करें तो आप तकरीबन अब 3 दफ़ा इस हल्के के एमपी रह चुके हैं, और जिसमें से जो लास्ट टेन्योर था 2013 से 18 वाला, उसमें आपकी अपनी हुकूमत थी। उसके बाद पीटीआई के दौर में आप रहे, लेकिन ये है कि उसके बाद भी 16 माह आपकी हुकूमत रही। इस अरसे में आपने अपने हल्का में डेवलपमेंट का क्या-क्या काम करवाए थे? भुट्टो साहब, गुजारिश है कि 2013 से लेके 2018 तक बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से हमें भरपूर काम करने का मौका मिला। मैं आपके ज़रिए अपनी क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और बिलख़ुसूस अपने बड़े भाई मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने मुझे बहुत अकोमोडेट किया। बेशुमार डेवलपमेंट के काम हमने करवाए। आप मेरे शहर में फिर के देखें, यहाँ पे ये मंडी अहमदाबाद मेरा शहर है। आपको बिल्कुल यानी नज़र आएगा, डेवलपमेंट नज़र आएगी। एजुकेशन सेक्टर में बड़ा अच्छा काम हुआ है उस दौर में, हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ है उस दौर में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम हुआ है, रोड सेक्टर पे हुआ है, म्यूनसिपल सर्विसेज पे हुआ है। 2013 से 18 तक डेवलपमेंट के रिकॉर्ड काम किए गए। अब 18 से लेके 2022 तक अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई, और वो इतनी नाअहल और नकम्मी थी और इतने काम चोर थे कि मैं तो समझता हूँ कि उस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और उस पार्टी ने पाकिस्तान के कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। वो कल्चर किसी तौर पे भी ना हमारा है, ना हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस कल्चर को परवान चढ़ा दिया। तो उन दिनों में तो जब हम अपोजिशन में थे, हमें तो इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि हम किसी भी सरकारी चले जाते महकमे में। यानी आपको तो फंड्स वगैरह नहीं, नहीं फंड्स तो मिला? बड़े दूर की बात है, हम तो किसी सरकारी दफ्तर में भी नहीं जा सकते थे। तो फिर 3 माह मिले हमें। हमारे इलाके के सबसे बड़ा इशू उस वक्त का दीपालपुर बसीरपुर रोड थी। तो मैं हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का मशकूर हूँ कि सिर्फ 3 माह के इंतहाई शॉर्ट अरसे में, उस वक्त जबकि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बन रहा था, असम्बली का बजट सेशन इन प्रोसेस था, तो उन्होंने कमाल शफ़क़त फरमाते हुए मेरी और मोइन भट्टू साहब की दरख्वास्त पे और छोटे भाई नूरुल अमीन साहब की दरख्वास्त पे 2 मेजर रोड्स, दीपालपुर बसीरपुर रोड 1 अरब 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और दीपालपुर हवेली लखा रोड, ये भी 1 अरब से प्लस का प्रोजेक्ट है। वो उस वक्त एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। तो आज अगर आप देखेंगे कि भी अल्लाह के फजल करम से वो दोनों प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। सर, इस रोड की जो एक बात है कि जो दीपालपुर था बसीरपुर रोड है, इसमें आपके हल्के के वहाँ भी काफ़ी शक-व-शुबहात उनको है कि यहाँ पे जो तमीर बटन ग्रुप है और इसके अलावा जो चौधरी तारक रशाद ग्रुप है, वो कहते हैं कि ये रोड हमने चौधरी परवेज़ अली के दौर में मंजूर करवाया था। तो इस बात को थोड़ा-सा क्लियर कर दें। देखिए, मैं ना चैलेंज करता हूँ कि ये दोनों साहबान मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। तारक इरशाद साहब मेरे बड़े भाइयों की तरफ है तरह है, और मेरा एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनसे, और तामीरे वतन के जो दोस्त हैं भाई, ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि भी 2022 में
जब असेंबली का बजट सेशन पास हो रहा था और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बन रहा था, तो उस वक्त गवर्नमेंट ही हमजा साहब की थी। तो उनकी हुकूमत में तो वो इंडक्ट हुआ है, उनकी हुकूमत में फंड एलोकेट हुए। उसके बाद गवर्नमेंट चले गई, तो वही, या तो इन्होंने कोई इजाफा किया हो ना। अभी ये लास्ट हमें मौका मिला है, आप देखें ये 3 साल का प्रोजेक्ट था, हमने 1 साल में मुकम्मल करवाया। तो इस वजह से झूठे और खोखले वादे अब पब्लिक ना सुनती है। अच्छा, मजे की बात है कि ये दीपालपुर बसीरपुर रोड का एक एक इंच का सर्वे मैंने खुद साथ चल के करवाया। इन्हें तो पता ही नहीं है कि भाई कहाँ पे टफ टाइल लगनी थी, कहाँ पे क्या होना था, कहाँ पे नाले बनने। ये वैसे जाली क्रेड के आदि हैं, और वो मेरे ख्याल में अब ये आम आम और ये डॉक्यूमेंट्री सबूत मौजूद है कि ये हमजा साहब की मेहरबानी से बनी है। और वैसे झूठ बोलने पे तो पाबंदी नहीं है। ये तो तो अच्छा, इसके अलावा जो बसीरपुर ता हवेली रोड है, ये इसके दो हिस्से बन चुके हैं कि बसीरपुर ता दूर फकीर बख्श, और आगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर छोड़ के इसके आगे अख्तराबाद आबादी आती है, उससे आगे तक बना है। तो दरमियान वाला जो हिस्सा है वो नहीं बन सका, उसकी क्या वजह बनी है? फंड्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से बिल्कुल वो बड़ा प्रॉब्लम है। एंड काफ़ी रोड्स ऐसे देखें, पिछले 4 साल जितना अरसा पीटीआई की हुकूमत रही है पंजाब में और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में, एक टेढ़ी पैसे का काम नहीं हुआ। ये सब जस्ट झूठे नारे और लोगों को गालम गलोच सिखाने और गालियां देने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक टेढ़ी पैसे का काम नहीं हुआ। और जो लोग मेरे मुकाबले में पीटीआई के टिकट होल्डर थे, वो 4 साल पीटीआई के मामे चाचे बने रहे, लेकिन काम एक टेढ़ी पैसे का नहीं करवाया ना उन्होंने। तो वो यानी फिर था, जहां पे रिपेयर वर्क होना चाहिए था वहां पे भी नहीं हो सका। जस्ट 3 माह मिले हमें, उसमें जो बेस्ट एफर्ट हम कर सकते थे वो पब्लिक के सामने है। अब इलेक्शन आ गया, पब्लिक बेहतरीन मुनसिफ है, फैसला करेगी कि भी कौन ठीक था कौन गलत था। अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन की अगर बात करें तो बसीरपुर और मंडी अहमदाबाद में उस हवाले से क्या इकदाम आपने किए थे? देखिए यहाँ पे ये आप देखेंगे, अगर आप तशरीफ लेके जाए, ये टोटल दोनों हॉस्पिटल्स की रेनोवेशन मैंने करवाई थी और कंप्लीट इसका बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर। ये जब मैं पॉलिटिक्स में आया था, तो जो हमारा बसीरपुर का हॉस्पिटल है, इसकी छतें पानी से टपक टपकता था। आज वो जो हमारे पॉलिटिकल मुखालफ हैं, ये वो कहते हैं हमने बनवाया है, ठीक है बनवाया है, लेकिन जब हमारे हवाले हुआ था तो उस वक्त इनकी छतों से पानी नीचे आता था। आप देखिए, अब चले, मैं कहता हूँ लाहौर से बेहतर नहीं, लेकिन इस काबिल है कि भी मरीज वहाँ पे आके यानी वो ये नहीं महसूस करेंगे कि किस जगह पे आके। प्रॉब्लम ज़रूर है, इलेक्शन कमीशन ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर है, मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन इस पे हम कोशिश भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ यानी सेक्रेटरी हेल्थ को भी मैं मिला हूँ, अपने सेक्टर पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये गैप है, केयर टेकर का निज़ाम बहुत लंबा चला है और इलेक्शन कमीशन की वजह से पाबंदियाँ, डॉक्टर की शॉर्टेज का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, यहाँ पे बसीरपुर और मंडी अहमदाबाद दोनों जगहों पे। अच्छा सर, आप आने वाले इलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होंगे या ताखीर का शिकार होंगे? नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ है, और बिल्कुल हमारी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है और स्ट्रगल भी होगी कि 8 फरवरी से एक दिन भी इलेक्शन आगे ना जाए। और अब मुल्क का तकाजा भी यही है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो अपनी भरपूर तैयारी में है, तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं है। हम तो इसको बिल्कुल इसकी मज़म्मत करेंगे कि अगर 8 फरवरी से इलेक्शन आगे आते, तो मेरे ख्याल में जाएंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, इसमें ऑलरेडी 2 आईनी इदारे मौजूद हैं और मिलके एक फ़ैसला हुआ है। बाकी फिर पाकिस्तान है, यहाँ पे अफवाहें और झूठ और या अफवाह सास जो कम फैक्ट्रीज हैं, इनको तो हम नहीं रोक सकते। अच्छा सर, हमने सुना था, पिछले दिनों मैंने सुन रहा था कि आपको उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया जो इंटरव्यूज वगैरह करके टिकट्स वगैरह जारी कर रहे हैं, तो वो किस बेस पे टिकट्स जो है वो जारी कर रहे नहीं, हैं? टिकट्स नहीं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पार्टी कायदीन का, बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, अपने भाई हमजा शहबाज शरीफ साहब का और अपनी बड़ी बहन मरियम साहिबा का। इन्होंने मुझे ऑनर दी थी, मुझे डिवीजन का जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बनाया था। तो अभी जब ये टिकट्स के लिए एप्लीकेशन मांगी, तो फिर उन्होंने एक
डिविजनल कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी, और कमेटी के टीओआरस में था कि भी आप एक कंप्लीट रिपोर्ट कंपाइल करके भिजवाएं। उस कमेटी के मेंबर में एक डिविजनल कोऑर्डिनेटर थे, यानी मेरे साथ यहाँ पे तलाल भाई थे, तलाल चौधरी साहब थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में यावर जमान साहब थे, और मैं था उसका मेंबर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर था और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में 5 बंदे बन जाते हैं कुल। उस कमेटी का काम ये था कि आप बेस्ट कैंडिडेट निकाल के दें, और उसमें कुछ कैटेगरीज थी, पार्टी के साथ लॉयल्टी थी, उसका ग्राउंड वर्क कैसा है, उसका पब्लिक में काम कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है। तो वो बिल्कुल हमने बगैर किसी पसंद नापसंद को एक साइड पे रख के, इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ आवर पार्टी, हमने मिल के कंसेंसस के साथ अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी हुई है। बाकी ये फाइनल फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का है, क्योंकि वो खुद इंटरव्यूज कर रहे हैं, फिर वो जो फैसला करेंगे वो सबको काबिल कबूल होगा। अच्छा सर, एक सवाल जो काफी अर्सा से इधर एक बात चल रही है कि वसीरपुर या मंडी अहमदाबाद में आप एक शहर को तहसील बनवाना चाहते हैं, तो इस पे आपने काफी वर्क भी किया, तो ये अभी तक तहसील क्यों नहीं बन पा रही? नहीं, मैं ना बसीरपुर को मैं कहता हूँ, अब मेरे से कोई पूछे कि भी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी, तो मैं बरमला कहूँगा कि भी छोटी सी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेरे पे बड़ा फजल हुआ, और वो ऐवान भी मुझे दिखाए जिनके लोग ख्वाब देखते हैं। मेरी ज़िंदगी की अब लास्ट ख्वाहिश ये है कि भी बसीरपुर तहसील बने, और ये तहसील बनने और ये मेरिट पे है। 1989 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खुद रिकमेंड किया कि दीपालपुर तहसील बहुत बड़ी है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, और बसीरपुर इज़ द सेंटर पॉइंट। यानी बसीरपुर से हवेली लखा का फासला 22-24 किलोमीटर है, बसीरपुर से मंडी अहमदाबाद और लास्ट जो कसूर बॉर्डर है वो भी 22-24 किलोमीटर है, यहाँ से हुजरा भी 22-24 किलोमीटर, और दीपालपुर भी 22-24 किलोमीटर, और यहाँ से इंडिया का बॉर्डर भी 22-24 किलोमीटर। ये सेंटर पॉइंट है। तो हम मेरी तो ज़िंदगी की बेस्ट अब जो कोशिश में ये है कि भी बसीरपुर डिक्लेयर हो, और अल्लाह इंशाल्लाह हिम्मत देगा। हम हमारे मेन टारगेट्स में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह अज़ीज़, और हम सब देखेंगे कि भी अल्लाह तबारक व तआला मियाँ नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। पंजाब में भी इंशाल्लाह अज़ीज़ नून की गवर्नमेंट होगी, और बसीरपुर तहसील बनेगी इंशाल्लाह अज़ीज़। सर, हमारा मुल्क जो इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, मुआशी हालात हमारे बहुत ज्यादा खराब है, तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि भी जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज है ना, वो इंतहाई डिस्टर्ब है, इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि एक आम आदमी और एक जो सफ़ेद पोश है उसकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। मैं एक बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और हर वो इदारा और फर्द जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, उनको बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। इसके बगैर कोई हल नहीं है। अगर इस पॉलिटिक्स यानी जो आपकी मुआशी सूरत हाल है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर मजीद इस पर सियासत करेंगे तो मुल्क का तो पहले बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, और मजीद हो जाएगा। इस वजह से जितनी भी पार्टीज और स्टेक होल्डर्स हैं, उनको चार्टर ऑफ जो इकोनॉमी है उस पर वन और ये बन जाना चाहिए 10-20 साल के लिए। बड़ी जरखेज मिट्टी है हमारे पास यहाँ पे, जो जो पाकिस्तान है ना, ये अल्लाह की नेमत है। बस हमारी तरफ से मिसमैनेज है मामला, उनको एक तरतीब से अगर चला लें तो मैं अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद हूँ कि कोई और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ की कामयाबी में तसलसल का नाम होना ज़रूरी एलिमेंट है। हमारे बदकिस्मती है कि यहाँ पे चीज़ों में तसलसल नहीं है। आए रोज़ नए तजर्बात शुरू हो जाते हैं, एक पॉलिसी बनती है वो 3-4 और नहीं है साल बहुत रहती है, वो पुरानी उसके जो मतलब, पॉलिसी से वो खत्म और कर हमारी देती है। नाकामी की वजह भी यही है। तो नहीं सर, आप इस बात में मुत्तफिक होते हैं कि जो सारी पार्टीज हैं इनको इकट्ठा बैठकर मुल्क के बारे में ये सोचे तो ज्यादा बेस्ट होगा? सर भुट्टा साहब, अगर ये मुल्क होगा तो ये पार्टीज और मेरी और आप सबकी इज्जत है ना जी। अगर वो ये मुल्क अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, मैं कहता हूँ कि भी सोचा भी नहीं जा सकता, इस मुल्क के साथ कुछ हो जाए तो ये पार्टीज क्या करेंगी। इन्होंने जो कुछ भी करना है इसी मुल्क में ही करना है ना। तो मेरी तो यानी मेरे तो राय भी ये है और रिक्वेस्ट भी ये है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकोनॉमी पे ना पॉलिटिक्स करें,
दुनिया में किसी मुल्क में वो मुल्क अपनी इकोनॉमी पे पॉलिटिक्स नहीं करते, इश्यूज पे करते हैं जो लोकल पब्लिक हैं। ये यहाँ पे बदकिस्मती है कि हमने जो हमारी मुल्क की इकोनॉमी है उसको एक टूल बना लिया है अपनी सियासत के लिए। तो बहरहाल मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से अपनी मौजूदा जो हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है या लास्ट जाने वाली गवर्नमेंट, इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्लान किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। अब अल्लाह करे कि इस पे मनोन काम हो और चले। अब देखें ना, आज स्टॉक मार्केट कहाँ पे खड़ी हुई है, डॉलर का रेट स्टेबल हुआ हुआ है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। लेकिन ये अगर ये कंटिन्यूटी से चलती रहेंगी तो ठीक हो जाएगा मामला। सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि अगर जिस तरह अब ये मईशत की अब चल रही हालात, तो हो सकता है कि इस वजह से इलेक्शन को भी डिले कर दिया जाए कि अभी जो मईशत है वो ताज़ारी संभल रही होगी, तो उस दौर में इलेक्शन होना जो वो नामुमकिन हो जाएगा। बूटा साहब, गुजारिश है कि जो बाहर की दुनिया है ना जी, वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस से मामलात चलाने में वो कंफर्टेबल हैं। इन हालात में आप देख लें कि आपके मुल्क में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो नहीं आ रहा और वो लोग नहीं पसंद करते। हमने दुनिया के साथ मिलके चलना है। और सुहेल वड़ाई साहब बड़े भाई हैं और बहुत पाकिस्तान के माया नाज, वो तजिया निगार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और ख़बर भी उनकी होती है। तो ये वो बेहतर जान सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश है इलेक्शन आगे जाने की। अच्छा सर, अब हम अपनी गुफ्तगू के अख्ताम की तरफ जाते हैं। तो लास्ट में आप साहब ये बताएं कि अपने हल्के की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आने वाले इलेक्शन के हवाले से, और इसके जो आप इसके अगर आप अल्लाह आपको इस इलेक्शन में कामयाब करे तो आप क्या अपने हल्के में अपने यहाँ करेंगे? अब मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि भी जो भी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करे वो हल्के का रिहायशी होना चाहिए। इस हल्के की आवाम को इस पे बिल्कुल ज़ोर देना चाहिए कि जो यहाँ का रहायशी है वही यहाँ का इलेक्शन कंटेस्ट करे। बाहर से बंदा आके, इतनी भी गई गुजरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है कि भी बंदा बाहर से आए और आके वो एक नंबर वन, नंबर टू, जो लोगों की तरफ से प्यार है या मेरी माँओं बहनों की दुआएं हैं या जो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे या हमारी नौकरी पे लोगों का एक एतमाद है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कामयाबी दी तो फिर चार मैं मेरी है कि भी एक तो बसीरपुर को तहसील बनाया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नंबर वन, एजुकेशन सेक्टर पे हम भरपूर काम करने की कोशिश करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे काम करने की कोशिश करेंगे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गांव हो या शहर हो, इस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम करेंगे। और सोशल जो आपके प्रॉब्लम्स हैं इस पे भी, ये चार पांच मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, मैं इस पे काम करूँगा। और पहले भी मैं इस पे काफ़ी कोशिश की है लोगों के मामलात में मदद करने की। तो इंशाअल्लाह ये अब तो ये सब अल्लाह तबारक व तआला अगर फजल करता है तो फिर मुमकिन होगा जी। अच्छा, कुछ हल्के ऐसे भी हैं कि जो जिनसे आप हर दफ़ा जीत रहे हैं, तो ये खासकर कुछ देहात हैं इस तरह के जिनमें थोड़ा डेवलपमेंट का काम बहुत कम हुआ है, वो थोड़ा सा आपसे नाराज़ है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नाराज़गी उनकी बजाय, लेकिन देखिए ये 5 साल तो यानी मैं नहीं कहता मेरे यानी भाइयों ने हमें तो एमपीए बना दिया, लेकिन ये मौजूदा जो इलेक्शन था ये ना नज़र आने वाली क़ुव्वतों और वफ़ा के दरमियान इलेक्शन था। तो हमने तो अपने जो हमें लोगों ने एक मैंडेट दिया था कि भाई आपने वफ़ा के साथ खड़ा होना है, हमने तो वो अपने मैंडेट को पूरा निभाया है। उनकी बिल्कुल दी हुई इज़्ज़त की पग को हमने दाग नहीं लगने दिया। और एक सेकंड में भी कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि जो हम पे लोगों ने एतमाद किया हो, हमने उसको ठेस पहुंचाने की भी कोशिश की हो। बिल्कुल उनकी नाराज़गी बजाय, लेकिन ये वादा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी देता है तो नेक्स्ट टाइम आपको ये नाराज़गी नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। थैंक यू भुट्टो साहब। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्चर साहब मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, हमने उनसे सियासी मामलात के बारे में गुफ्तगू की और इसके साथ-साथ उन्होंने अपने आने वाले इलेक्शन के बारे में हमें बताया। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुनैर खुर्शीद भुट्टा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।